अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम नवेला डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेटामॉर्फोसिस, जिसको फ्रांस काफ्का ने लिखा है। फ्रांस काफ्का का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये एक नवेला है जिसके अंदर मेन बात मेटामॉर्फोसिस की जाएगी। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन, चेंज। ठीक है, कि कैसे मिसाल के तौर पर एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर किस तरह से एक बटरफ्लाई बन जाती है। ठीक है, कैटरपिलर का बटरफ्लाई बन जाना ये क्या है? ये है एक ट्रांजिशन, एक चेंज। इसी तरह इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह करैक्टर जो है वो एक वर्मन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी फिजिकली मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी, फिजिकली वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। इसी तरह हम देखेंगे एक कैरेक्टर इसके अंदर ऐसा है जो कि मेंटली तौर पे चेंज हो जाएगा, उसका मेंटली मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, मेंटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइटल सिग्निफिकेंस को हम लोग साथ लेकर इस पूरी स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो स्टोरी में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डिह्यूमनाइजेशन। किस तरह से वन बाय वन हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं नोवेला के पब्लिकेशन की। तो फर्स्ट टाइम ये नोवेला 1915 में पब्लिश्ड हुआ था। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास ग्रेगर साम्सा का है। ग्रेगर साम्सा जो है हमारे पास ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर, और सारी स्टोरी जो है इसी की नरेशन के अगेंस्ट जो घूम रही है। ठीक है, राउंड घूम रही है, क्योंकि हमारा ये मेन कैरेक्टर है और यही डिफॉर्म्ड हो चुका हुआ है। डिफॉर्म्ड सॉरी, ये ट्रांसफर हो चुका हुआ है वर्मेन के अंदर। ठीक है, और इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और इसकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटी साम्सा का, जो कि ग्रेगर साम्सा की सिस्टर है। ठीक है, और इसके अंदर क्या ट्रांजिशन आया स्टोरी के अंदर हम देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और जो ग्रेगर है सिर्फ और सिर्फ इस अपनी ग्रेटी साम्सा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है, एक वाहद सिस्टर है जो अपने भाई को अंडरस्टैंड करती है और एक वाहद भाई जो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, ये दिखाया गया स्टोरी के अंदर। और फिर इस तरह जो इनकी अटैचमेंट है कैसे टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द फादर। फादर का नाम मिस्टर साम्सा है। मिस्टर साम्सा जो है ये सेम फिगर दिखाया गया है फ्रांस काफ्का के अपने फादर जैसा। थ्रू आउट द स्टोरी हम मिस्टर साम्सा का और ग्रेगर साम्सा का आपस में क्लैश देखेंगे, बाप और बेटे का क्लैश, जो कि रियलिटी में भी फ्रांस काफ्का और उसके फादर के अंदर प्रेजेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास द मदर, जिनका नाम मिसेस साम्सा है। मिसेस साम्सा जो है वो अपने बेटे ग्रेगर साम्सा से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, लेकिन ग्रेगर साम्सा के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इनकी मदर पे क्या इम्पैक्ट हुआ, इनकी मदर किस तरह चेंज हो गई, वो भी हम स्टोरी के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास करेक्टर है द ऑफिस मैनेजर का, जो कि अगेन एन इम्पोर्टेंट करेक्टर है। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी को डिनोट कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर किस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है वर्कर क्लास को, बिजनेसमैन को। ठीक है, और इसके थ्रू हमारे पास मार्क्सिज्म की फिलॉसफी भी इस नोवेल के अंदर नजर आएगी। फिर हमारे पास आती है द चार वुमेन। ठीक है, जो चार वुमेन है ये ओल्डर सर्वेंट है साम्सा फैमिली की, जो कि ग्रेगर साम्सा के घर में काम कर रही है, और जो है ना ग्रेगर की फोर्सेस के ऊपर इसको कोई भी मेटामॉर्फोसिस की बेस पे इसको कोई भी असर नहीं होता है इतना। और इसके अलावा हमारे पास जो करेक्टर है वो है द बॉर्डर्स का, जिनको लॉजर्स भी कहा जाता है, 3 लॉजर्स। ये 3 लॉजर्स आए थे साम्सा की फैमिली के अंदर, उनकी फैमिली में रेंट पे रहने के लिए, लेकिन एंड पे ये रेंट नहीं पे करते। इनके थ्रू भी एक मैसेज दिया गया है, क्या दिया गया है वो हम लोग स्टोरी में डिस्कस करेंगे। फिर एक हमारे पास आ जाती है मेड, जिसका नाम एना था, और एना जो है मोस्टली अपना टाइम किचन के अंदर स्पेंड किया करती थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कैरेक्टर्स हैं स्टोरी के अंदर। अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। अब जब स्टोरी की ओपनिंग होती है तो उसकी ओपनिंग लाइन क्या है नोवेला की? वन मॉर्निंग व्हेन ग्रेगर साम्सा वॉक फ्रॉम ट्रबल्ड ड्रीम्स ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड इन हिज बेड इनटू अ हॉरिबल वर्मिन। अब जब स्टोरी ओपनिंग होती है, ओपनिंग पे ही बता दिया गया कि ग्रेगर साम्सा एक कैरेक्टर है हमारे पास। ठीक है, जब वो एक सुबह उठा तो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म्ड पाया, मेटामॉर्फोसिस पाया, अपना तब्दील पाया। किसके अंदर? एक हॉरिबल वर्मिन के अंदर, एक कीड़े के अंदर। अब जब ओपनिंग लाइन पे हम गौर करें तो यहाँ पे देखें वन मॉर्निंग, एक टाइम का जिक्र आ गया हमारे पास। तो मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर जो टाइम है वो किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। ठीक है, और हम लोगों को क्या है, हम लोगों को टाइम को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब मॉर्निंग हुई है उस टाइम पीरियड पे हमारे पास एक करेक्टर है ग्रेगर साम्सा। ठीक है, वो उठता है,
जब वो उठा है तो वो ट्रांसफॉर्म्ड है वर्मिन के अंदर। अब जब बिल्कुल पहली लाइन है नॉवल की, उसके अंदर राइटर ने हमारे पास एक तो करेक्टर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया, दूसरा अपना मेन थीम मेटामॉर्फोसिस का भी इंट्रोड्यूस करवा दिया ट्रांसफॉर्म का नाम लेकर, तीसरा उसने बता दिया किस में चेंज हुआ, वर्मिन के अंदर चेंज हुआ, जो कि हमारे पास सेकंड थीम हो गया डीह्यूमनाइजेशन का, कि उसने एक इंसान को किस में चेंज कर दिया, इंसेक्ट के अंदर चेंज कर दिया। इसके थ्रू क्या बताया काफ्का ने बताया है कि जो मॉडर्न मैन है वो क्या है, वो एक कीड़ा है, इंसेक्ट है, ठीक है, जिसके अंदर उसने क्या फैक्टर यूज किया यहाँ पे, डीह्यूमनाइजेशन का इन द फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जिस बेस पे इसने बताया कि जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है उसने क्या कर दिया, उसने इंसान को इंसेक्ट बनाने पे मजबूर कर दिया, इंसान ही इंसान को इंसेक्ट बना देता है। तो यहाँ पे उसने मॉडर्न मैन का जो है ना वो एटीट्यूड बताया कि उसका एटीट्यूड जो है वो इंसेक्ट लाइक एटीट्यूड है। अच्छा, इसके बाद स्टोरी में बताया गया कि जब ये सांसा उठा, अपने आप को ट्रांसफॉर्म पाया, तो ट्रांसफॉर्म पाने के बाद इसने ना अपनी बॉडी को ब्रीफली एग्जामिन करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये देखता है इसकी जो बॉडी है, हैरान होता है किस तरह से इसके साथ चेंज हो चुकी हुई है। कहता है ये व्हाट हैपन्स टू मी, सॉरी ये कहता है व्हाट्स हैपन टू मी, ही थॉट इट वाज नॉट अ ड्रीम। फिर इसके बाद क्या है, अपनी बॉडी को एग्जामिन करने के बाद ये अपने रूम को एग्जामिन करता है, ठीक है, अपने रूम को ब्रीफली देखता है हर लिहाज से, और क्या करता है, एक पिक्चर है जिसके अंदर एक वुमेन है, और वो पिक्चर इसने मैगजीन से कट की थी, और वो कट करके उसने उसको फ्रेम्ड कर लिया था, और वो एक वॉल पे लगी हुई है, और उस वुमेन ने फर से खुद को कवर किया हुआ है, ठीक है। ये पिक्चर सिंबॉलिक है और इम्पोर्टेंट है, इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। अब वो पिक्चर जो है ना वो उसको वॉल के ऊपर देखता है, ठीक है, जो कि ग्रेगर की डिजायर्स जो है उसको सिंबलाइज करती है। फिर इसके बाद आउटर डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि बाहर रेन हो रही है, लेकिन इस रेन होने के बावजूद ये रूम में अकेला है, और सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्रेगर कैन नॉट फॉल अस्लीप, सो नहीं पाता, और कहता है हाउ अबाउट इफ आई स्लीप अ लिटिल बिट लॉन्गर एंड फॉरगॉट ऑल दिस नॉनसेंस, ठीक है, और ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है, इसकी एलियनेशन को बता रही है, इसकी एग्जिस्टेंशियलिज्म को बता रही है, ठीक है। तो ये जो थीम है एलियनेशन का और एग्जिस्टेंशियलिज्म का, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब क्योंकि सांसा को नींद नहीं आ रही, ग्रेगर सांसा को, तो वो अपनी जॉब के बारे में शुरू कर देता है सोचना, ठीक है। अब जॉब के बारे में सोचना मॉडर्न मैन के लिए क्या है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न मैन एक मशीन बन के रह चुका हुआ है मटीरियलिस्टिक सोसाइटी के अंदर। आप हैं, कोई भी है, वो थ्रू एंड थ्रू जॉब के बारे में ज़रूर सोचता है। और यहाँ पे उसने जो वर्मिन का नाम दिया है ना, इंसान को कीड़ा बना दिया है, वो इसीलिए बना दिया है क्योंकि अब वो क्या है, वो भी जॉब के बारे में सोचता है, और इंसान भी, मॉडर्न मैन भी जॉब के बारे में ही सोचता है। और सोचता किस लिहाज से है कि उसने इस मॉडर्न मैन के अंदर रोबोट लाइक ज़िंदगी गुजारनी है अपनी फैमिली को चलाने के लिए। अब ग्रेगर सांसा जो है फ्रांस काफ्का की तरह जॉब करना पसंद नहीं करता था, ठीक है। हमें रिवील होता है कि ये ट्रैवलिंग सेल्समैन है, और ये कहता है ट्रैवलिंग डे इन एंड डे आउट, ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, ये दुख कर रहा है, तकलीफ कर रहा है, इस चीज़ को लाइक नहीं कर रहा। अब वो ये करता है कि वहाँ पे रिवील होता है ये क्या है, सांसा वॉज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन, ये कोटेशन है बुक की। अब जब ये पता लगता है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन है, तो पता लगता है कि ये इस चीज़ को पसंद नहीं करता, ये हेट करता है ट्रैवलिंग को। क्यों? क्योंकि इसको जल्दी उठना नहीं पसंद, ठीक है। सेम इज द केस विद द राइटर को भी अपनी जॉब नहीं पसंद थी, बट उसको अपने फादर के लिए और अपनी फैमिली के लिए करना पड़ रही थी। और जो हमारा यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर के साथ भी यही चीज़ है कि करेक्टर को भी जॉब नहीं पसंद, उसको अपनी फैमिली के लिए, अपनी फादर के डेप्स उतारने के लिए जॉब करना पड़ रही है। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी है, ठीक है। ये नोवेला ऑटोबायोग्राफिकल नोवेला है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल जो है ना क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, ग्रेगर जो है ना वो उठना चाहता है अपने बेड से, क्योंकि उसको काम पे जाना है। अब वो इतनी पेन में है, अपनी इतनी पेन में होने के बावजूद भी बड़ा परेशान होता है। परेशान क्यों होता है, इसलिए होता है कि अगर वो जॉब पे ना गया तो मेरी फैमिली को कौन खिलाएगा, मेरी फैमिली को कौन पिलाएगा, मेरी फैमिली तो भूखी मर जाएगी, ठीक है। तो मुझे उठना है। हालांकि वो क्या बन गया है, एक वर्मिन बन चुका हुआ है, कीड़ा बन चुका हुआ है।
आपने कॉकरोच देखा है? कॉकरोच जैसा कीड़ा बन गया है। हालांकि फ्रांस काफ्का ने अपनी स्टोरी के अंदर जो ये नॉवल लिखा है क्लियर नहीं किया कि जो ग्रेगर साम्सा है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, कौन से कीड़े में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन अपीयरेंस बताती है कि वो कॉकरोच जैसे कीड़े के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना फ्रांस काफ्का बड़ा परेशान है कि मैं अगर ना गया जॉब के ऊपर तो मेरी फैमिली को कौन खाना खिलाएगा, कौन पिलाएगा, मेरी फैमिली तो भूखी मर जाएगी। तो मुझे उठना है, मुझे जाना है जॉब पे, मुझे काम करना है। ठीक है, वो थ्रू एंड थ्रू मतलब चैप्टर गुजरता है और स्टोरी के अंदर यही स्ट्रगल करता है कि अपने बेड से उठ जाए। तो अब यहाँ पे देख रही है कि वो क्या हो गया, उसका मेटामॉर्फोसिस हुआ फिजिकली। ठीक है, बॉडीली वो चेंज हो गया एक वर्मिन के अंदर, लेकिन स्टिल उसकी सोच क्या है, इंसानों वाली, ह्यूमन थिंकिंग है उसके अंदर। अब ग्रेगर जो है ना एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलिंग सेलमैन है जो 15 साल से बीमार नहीं हुआ और 15 साल से अपनी कंपनी को सर्विसेज दे रहा है। पिछले 5 सालों से ना इसने एक दफ़ा भी छुट्टी नहीं की, लेकिन अब क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन के अंदर है ये, इसकी बॉडी मूव नहीं कर पा रही। ठीक है, और स्ट्रगल करना चाह रहा है ये कि जाए वहाँ पे अपनी जॉब के ऊपर, स्ट्रगल कर रहा है ये, उठना चाह रहा है लेकिन उठ नहीं पा रहा। हालांकि जहाँ पे ये काम कर रहा है उसका जो चीफ है वो बहुत ही क्रूअल किस्म का बंदा है, जालिम किस्म का बंदा है। ये अपनी मुलाजमत छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ता नहीं है। क्यों? फॉर हिज फैमिली, अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि इसकी फैमिली ने डेब्ट लिया होता है, कर्ज लिया होता है और इसने कर्ज उतारना होता है उनका। अब इसकी मदर जो है वो इसको काम पे भेजने के लिए, उठाने के लिए आती है, क्योंकि इसने आज तक छुट्टी नहीं की। तो इतना टाइम हो गया अभी तक ग्रेगर साम्सा अपने कमरे से बाहर नहीं आया। तो इसकी माँ परेशान होती, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसकी जो मदर है वो इसको उठाने के लिए आती हैं। इसकी मदर कहती हैं, ग्रेगर इट्स 6:45, डिड नॉट यू वांट टू गो समवेयर? दैट्स जेंटल वॉइस, बड़ी खूबसूरत आवाज़ होती है और वो इसकी माँ की आवाज़ होती है। ग्रेगर बड़ा शॉक्ड होता है जब वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है और अपनी जवाब देने की कोशिश करता है। जब वो जवाब देने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज़ अनक्लियर होती है, क्योंकि अब वो क्या हो गया हुआ है, वो वर्मिन में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, एक कीड़ा बन गया हुआ है तो उसकी आवाज़ अब ह्यूमन लाइक आवाज़ नहीं है। ठीक है, और एक और चीज़, जब इसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और कहा जेंटल वॉइस, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है एडिपल कॉम्प्लेक्स को। बिल्कुल इसके अंदर एडिपल कॉम्प्लेक्स के भी जो हमारे पास एलिमेंट्स नज़र आएंगे, क्योंकि ये इसका हेट टूवर्ड्स हिज फादर एंड लव टूवर्ड्स हिज मदर हम लोग को नज़र आएगा। और जब लव टूवर्ड्स मदर और हेट टूवर्ड्स फादर शो किया जाए एक स्टोरी के अंदर, तो उसको हम लोग एडिपल कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अपनी माँ की आवाज़ सुन के ग्रेगर कहना चाहता है, यस मदर, यस थैंक यू, आई एम गेटिंग अप नाउ, लेकिन वो कह नहीं पाता। उसकी आवाज़ चेंज हो चुकी हुई है, मेटामॉर्फोसिस हो चुका हुआ है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि उसके वॉइस का भी मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ट्रांजिशन हो चुकी हुई है। अब इसके फादर और सिस्टर दोनों देखते हैं कि ग्रेगर अभी तक घर पे ही है, वापस नहीं आया रूम से। तो इसके फादर और सिस्टर दोनों जाते हैं ग्रेगर को रूम से बाहर बुलाने के लिए। तो जब ग्रेगर के फादर पहुंचते हैं वहाँ पे, तो उनकी फर्स्ट टाइम की जो एंट्रेंस दिखाई गई है वो कैसे दिखाई गई है, नॉकिंग एट वन ऑफ साइड ऑफ द डोर्स जेंटली बट विद हिज फिस्ट, ग्रेगर ग्रेगर ही कॉल्ड, व्हाट्स रॉन्ग। और कुछ देर बाद उनकी जो टोन है वो चेंज हो चुकी है वार्निंग के साथ, ग्रेगर ग्रेगर यानी कि दरवाज़ा खोलो। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है, एंगर फादर का। और यही सेम एंगर हम लोगों को काफ्का के फादर में भी दिखाई देता है। अब सिस्टर आती है, बड़े ही प्यार से दरवाज़ा खटकाती है और परेशान होकर पूछती है, ग्रेगर तुम ठीक तो हो? ठीक है, तुम्हें कुछ चाहिए? और ग्रेगर वहाँ पे रिस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। इसका फादर परवाह नहीं करता, जाके नाश्ता करने चला जाता है। लेकिन इसकी सिस्टर जो परेशान होती है और कहती है, ग्रेगर ओपन द डोर, आई बेग ऑफ यू। जहाँ से हम लोगों को सिस्टर का और जो है ब्रदर का रिलेशन दिखाई देता है और कैसे इस रिलेशन में मेटामॉर्फोसिस होती है वो भी हम देखेंगे बाद में। और यहाँ से हम लोग को फादर और सन का रिलेशन भी दिखाई देता है। अब इसके बाद जो है ग्रेगर अब बड़ा कोशिश करता है अपने बेड से उठ के दरवाज़ा खोल सके, लेकिन इसके लिए डिफ़िकल्ट होता है और वो रियलाइज़ करता है कि अब तो बहुत लेट हो चुका हुआ है। अब सडनली इसकी डोर बेल रिंग होती है और जब डोर बेल रिंग होती है तो कौन आता है, द चीफ क्लर्क। ठीक है, वो चीफ क्लर्क जो है इस जहाँ पे जॉब करता है ट्रैवलिंग सेल्समैन की, वहाँ से इनके अपार्टमेंट में आया है और बड़े ही गुस्से से आया है वो।
अब जब ग्रेगर को पता लगता है कि चीफ क्लर्क को खुद कंपनी ने भेज दिया यहाँ पे ग्रेगर को लेने के लिए, तो बड़ा कोशिश करके बेड से नीचे उतर आता है फाइनली। अब इस टाइम पे क्या होता है, जितने भी फैमिली के मेंबर होते हैं ना, ग्रेगर को दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन जो ग्रेगर है वो इनकार कर देता है। इसकी जो वालिदा है, इसकी जो मदर है मिसेस सामसा, वो कहती हैं यकीनन वो बीमार होगा, वरना कभी भी ऐसा नहीं करता ग्रेगर। चीफ क्लर्क को गुस्सा आ जाता है और ग्रेगर को कहता है कि इसको ग्रेगर के रवैये से बहुत ही दुख पहुंचा है, और कहता है कि ग्रेगर की पोजीशन कंपनी में इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसका काम बहुत पुअर जा रहा है। अब ग्रेगर को गुस्सा आ जाता है, और जब ग्रेगर को गुस्सा आता है ना, तो वो कहता है कि ये थोड़ी सी जो है ना इनडिस्पोज सिचुएशन हुई है उसके लिए, ठीक है, वो जल्दी वापस काम पे आ जाएगा, और कहता है मेरा काम इतना भी बुरा नहीं रहा। अब जितना आप लोग कह रहे हैं, अब ये क्या है, हमेशा जो वर्कर क्लास है ना, जो बिजनेस क्लास है, वो वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट ही करती आई है। मार्क्सिस्ट एलिमेंट दिखाई देते हैं हम लोग को यहाँ पे कि कैसे चीफ आके उसकी 15 साल की सर्विसेज को निगलेक्ट कर रहा है। उसने 5 साल से कोई छुट्टी नहीं की, बीमार नहीं हुआ कभी, उसको निगलेक्ट करके कह दिया उसने कि ये तो है ही ऐसा, इसकी पोजीशन अच्छी है ही नहीं, हमारे वहाँ पे बहुत पुअर सर्विसेज दे रहा है ये, ठीक है। लेकिन वहाँ पे वो अपनी बात को वाज़ह करने की कोशिश करता है कि मेरा काम इतना भी बुरा नहीं रहा जितना आप कह रहे हैं। अब हुआ क्या है, ग्रेगर की आवाज़ तो चेंज हो चुकी हुई है। अब ग्रेगर की आवाज़ चेंज होने की बेस पे वो दरवाजे के बाहर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको अपनी बात बिल्कुल भी समझा नहीं पाता। अब इसके जो पेरेंट्स होते हैं ग्रेगर के, और इसकी सिस्टर होती है ग्रेटी, और इनकी जो सर्वेंट होती है एना, ठीक है, वो बड़े परेशान होते हैं कि पता नहीं क्यों दरवाज़ा नहीं खोल रहा, कहीं ज़्यादा बीमार तो नहीं है। तो वो जो है ना ग्रेटी को और सर्वेंट गर्ल एना को डॉक्टर को बुलाने के लिए भेज देते हैं। फाइनली ग्रेगर बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलने के काबिल हो जाता है, और जब ग्रेगर दरवाज़ा ओपन करता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ग्रेगर की कंडीशन को देखकर चीफ क्लर्क पीछे हट जाता है, ठीक है, जबकि इसका जो वालिद है वो रोना शुरू कर देता है। इसकी माँ रोती है, इसकी माँ का रोना एडिपल कॉम्प्लेक्स शो करता है, ठीक है, और इसका फादर जो है वो एक टाइम के लिए बहुत गुस्से में आ जाता है और वो डर जाता है और वो चाहता है कि वापस ग्रेगर को उसके रूम में फेंक दे, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे कि ग्रेगर की स्वेयर पिटिएबल कंडीशन है, किसी ने ये नहीं देखा कि ग्रेगर किस तरह सफरिंग कर रहा है, उसको देखकर उसका फादर उसको दोबारा रूम में फेंकना चाह रहा है और रूम को बंद करना चाह रहा है। फिर ग्रेगर जो है वो चीफ क्लर्क से कहता है कि कंपनी में मेरी इस हालत के बारे में बता देना और मेरे लिए इनसे दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। वो कहता है कि वो बड़ी खुशी से ना अपने काम पर वापस आ जाएगा, और चीफ क्लर्क से वो रिक्वेस्ट करता है कि इस बात से आप एग्री हो जाएं, और मैं आपको इस बात से एग्री हुए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। ही इज़ बेगिंग फॉर जॉब, वो जॉब के लिए भीख मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उसको पता है अगर उसको कुछ होता है तो फैमिली को कौन लेकर चलेगा आगे। अब ग्रेगर के फादर मिस्टर सामसा का रिएक्शन देखिएगा, वो अपनी वॉकिंग स्टिक उठाता है, और इसलिए उठाता है ताकि वो उसको मार के ना ग्रेगर को वापस भेज दे कमरे के अंदर, वापस कमरे में धकेल सके। अब जो इसका फादर है वो उसको जब मार के धकेल रहा होता है कमरे की तरफ ना, तो ग्रेगर दरवाजे में फंस जाता है, और इसका वालिद जो है ना इसको स्टिक से वापस कमरे के अंदर धकेल कर दरवाज़ा फ़ौरन से बंद कर देता है। एलियनेशन दिखाई गई है, एग्जिस्टेंशियलिज्म दिखाई गई है उस ग्रेगर सैमसा की। अब है ट्विलाइट का टाइम, शाम का टाइम है। ग्रेगर उठता है और जो खुराक खाना जो लेके आई होती है इसकी सिस्टर ग्रेटी, उसको स्मेल करना शुरू कर देता है। इसको एहसास होता है कि इसकी बहन ग्रेटी जो है ना इसके लिए दूध में ब्रेड डालकर लाई है। ग्रेगर दूध पीने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि इंसेक्ट बन चुका हुआ है, इसलिए इसको दूध का जो टेस्ट है वो बहुत अजीब लगता है, ठीक है, और वो दूध को छोड़ देता है। ग्रेगर ये नोट करता है कि अपनी उसकी जो डेली की हैबिट्स है ना बिल्कुल इसके फादर मिस्टर सैमसा के ऑपोजिट है, और जो इसके फादर मिस्टर सैमसा है ना वो भी अपनी जो उसकी डेली की रूटीन थी ना उससे चेंज हो चुके हुए हैं, हट गए हुए हैं। अब वो पहले की तरह अपने घर वालों को ना ऊंची आवाज़ में न्यूज़पेपर पढ़कर नहीं सुनाते, और इसके अलावा पूरे घर के अंदर क्या है, खामोशी हुई हुई है। ग्रेगर चाहता है कि इसके फैमिली वाले इससे आकर मिलें, लेकिन फैमिली ने क्या किया है, एलियनेटेड वर्ल्ड के अंदर उसको मज़ीद एलियनेट कर दिया हुआ है। उसके घर के बाहर, उसके रूम के बाहर ताला लगाया हुआ है, ठीक है, ताकि कोई भी इसके कमरे में दाखिल ना हो, और कोई भी इसके कमरे में दाखिल नहीं होता।
ठीक है। अब क्या होता है, उस अकेले कमरे के अंदर जो ग्रेगर है वो अपने आप को एक सोफे के नीचे छुपा लेता है। अब जब वो सोफे के नीचे खुद को छुपा लेता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरसकून फील करता है, ठीक है, और सोचता है कि मुझे इस जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, मुझे अपनी फैमिली की मदद करनी चाहिए, लेकिन मैं कैसे करूँ अपनी फैमिली की मदद। स्टिल वही कि इंसेक्ट बन चुका हुआ है लेकिन इमोशंस प्रेजेंट हैं, फीलिंग्स प्रेजेंट हैं, थिंकिंग ह्यूमन बींग्स जैसी है। इसकी सिस्टर जो ग्रेटी है ना, वो इसके लिए डिफरेंट किस्म के खाने लेके आती है ताकि इसको पता चल सके कि ग्रेगर जो है ना उसका क्या शौक है, क्या शौक से खाता है। वो इन तमाम चीज़ों को ना ऐसे ही फेंक देती है कि जैसे ना इनको कभी ख़त्म ही नहीं किया हो ग्रेगर ने। वो क्या करती है, वो नहीं देखती ग्रेगर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा, वो आती है चीज़ लेके आती है, रूम में फेंक देती है। हालांकि क्या होता है, कभी भी ग्रेगर ने उनमें से कुछ भी नहीं खाया होता, वो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती, बल्कि ऐसे ही सारा खाना उठा के जो इसने ग्रेगर को दिया होता है, ग्रेगर ने खाया नहीं होता, हाथ भी नहीं लगाया होता, उठा के फेंक देती है। जब वो कमरे में दाखिल होती है ना, तो वो अपने आप को, जो ग्रेगर है वो कहाँ करता है, वो सोफे के नीचे छुपा लेता है ताकि ग्रेटी की नज़रों से बच जाए, ग्रेटी उसको देख ना सके। अब यहाँ पे एक बड़ा हाईलाइट करने वाला वर्ड था कि खाना दिया नहीं गया, खाना फेंका गया। ये जो खाना फेंका गया का वर्ड है ना, ये भी डिह्यूमनाइजेशन वाला वर्ड है कि एक इंसान को अगर वो इंसेक्ट में चेंज हो गया है तो उसके साथ इंसेक्ट वाला ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब ना उसको दूध मिलता है, ना उसको पहले की तरह जिसको खाने पसंद थे वो मिलते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डार्कनेस एम्फसाइज किया गया, डार्कनेस के ऊपर एम्फसाइज किया गया इस चैप्टर के अंदर जो चल रहा है, हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ग्रेगर की फैमिली है वो सोचती है कि ग्रेगर इनकी बात समझ ही नहीं पाता, इसलिए उन्होंने ग्रेगर से बात करना छोड़ दिया हुआ है। किसी भी मामले में वो ग्रेगर को इन्वॉल्व करते नहीं है, और ग्रेगर जो है वो इनकी सारी बातें अपने रूम से ही सुनता है, और इसको पता लगता है, अपने रूम से पता लगता है कि इसके जो फादर है उन्होंने ऑलरेडी ग्रेगर की जो अमाउंट थी पैसों की वो जमा कर रखी थी, ठीक है। इसको पता चलता है कि इसके वालिद जो है ना, इसके फादर जो है, उनके कारोबार से जमा की गई तमाम रकम जो है ना वो खर्च हो चुकी है। अब ग्रेगर को इस रकम का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, कि उसके फादर ने ऑलरेडी सेविंग करके रखी हुई थी, इसको नहीं पता था। और जब 5 साल पहले इसके वालिद का कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया तो इसने खुद ही अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या की, जॉब स्टार्ट कर ली थी। अब क्या हुआ, इसकी फैमिली जो कि इसकी अपनी फैमिली है और घर के जितनी भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, कुछ अरसे से ये नहीं कर पा रहा, जो ग्रेगर है वो नहीं कर पा रहा, तो क्या हुआ, इसकी फैमिली इसकी जितनी भी सेक्रीफाइसेस थी वो भूल गई, ठीक है। ग्रेगर को सिर्फ और सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी सिस्टर ग्रेटी जो है ना उसको वॉयलिन की एजुकेशन दिलवा सके और उसके वॉयलिन की एजुकेशन के लिए ना कंजर्वेटरी भेज सके। अब ग्रेगर जो बड़ा ही कॉन्शियस होकर रहता था क्योंकि उसकी थोड़ी सी भी मूवमेंट जो है ना वो फैमिली को डिस्टर्ब करती थी। अब ग्रेगर जो है जब इनकी बातचीत सुनता है तो उसको पता लगता है कि जब कारोबार के अलावा कुछ रकम ऐसी भी थी जो कि ग्रेगर की तनख्वाह से आई थी, उसके फादर ने वो सेव कर ली हुई थी, ठीक है, और वो फादर ने सेव की हुई थी और उससे अब क्या चल रहा है, उनके घर का हाउस होल्ड चल रहा है, ठीक है। अब जो ग्रेगर है वो इस चीज़ को लेकर तो तसल्ली में आता है, चलो फादर ने रकम सेव की हुई थी, हालांकि डेप्ट उतारने पड़े, उसको इतना काम करना पड़ा, फिर भी रकम सेव की हुई थी, लेकिन उस रकम के साथ फैमिली का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो भी थोड़ी सी हो चुकी होगी। अब इस बेस पे जब भी वो रकम की बात करते, पैसों की बात करते, तो ग्रेगर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता, ठीक है। अब क्या है, ग्रेगर की आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी और जो ग्रेटी थी जब भी इसके कमरे में आती थी खिड़की खोलने के लिए तो ग्रेगर अपने आप को छुपा लेता था क्योंकि वो अपनी बहन को फेस नहीं करना चाहता था, इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन को मज़ीद सपोर्ट नहीं कर पा रहा फाइनेंशली तौर पे, और वो बड़ा अपसेट फील करता था कि मैं इसको कैसे नज़रें मिलाऊंगा। जब भी इसकी बहन आती थी खुद को छुपा लेता था। अब जब से ग्रेगर जो है उसका मोटामॉर्फोसिस हुआ था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, तो कोई भी इसकी फैमिली में से यानी कि इसके पेरेंट्स में से इसके रूम में नहीं आया था। इसकी जो मदर थी उसने कहा कि मैंने जाना है, मैंने ग्रेगर को देख के आना, उससे मिल के आना है, लेकिन उसके हस्बैंड ने और इसकी जो बेटी है उसने मना कर दिया था कि आप ना जाएं अंदर। ग्रेगर जो है ना ये चीज़ नोटिस करता है कि इसको अब दीवारों के ऊपर और छतों के ऊपर ना क्रॉलिंग करना बड़ा पसंद है। ये चीज़ देखते हुए ना जो ग्रेटी है इसके लिए इसके रूम से फर्नीचर को हटाना शुरू कर देती है ताकि फर्नीचर ख़त्म हो जाएगा और ये अपने रूम में इजीली क्रॉलिंग कर सकेगा, घूम सकेगा। और ग्रेटी अपनी मदर को कहती है कि हम लोगों को ना इसके रूम से ना फर्नीचर निकाल देना चाहिए ताकि ये इजीली अपने रूम में रह सके।
लेकिन इसकी मदर का ये मानना था कि अगर हम फर्नीचर को रूम से निकाल देते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग होपलेस हो चुके हुए हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे इस पे बिलीफ ही नहीं है कि ग्रेगर जो है फर्दर रिकवर हो सकेगा। लेकिन ग्रेटी अपनी मदर से एग्री नहीं करती। फिर उसके बाद जब ये फर्नीचर को रिमूव करने के लिए आते हैं ग्रेगर के रूम से, तो उस टाइम पे ग्रेगर को इस फर्नीचर की वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि ग्रेगर जो है उस फर्नीचर के पीछे छुप जाया करता था। अब जब वो फर्नीचर को रिमूव करे तो ग्रेगर जो वो भागकर उस औरत की जो तस्वीर थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक वुमेन की पिक्चर है इसके रूम के अंदर, उसको हटाने से ना बचाने के लिए भाग के उस पिक्चर की तरफ चला जाता है। जब वो उस पिक्चर की तरफ जाता है उसको कवर करने के लिए ताकि इस तस्वीर को ना निकाला जाए बाहर, तो ग्रेगर की मदर ग्रेगर को देख के बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, और ग्रेटी जो अपनी मदर के लिए जब मेडिसिन लेने के लिए भागती है ना, तो वो भी जब ग्रेगर को देखती है वो भी भाग के डर जाती है और वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। जब वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है तो ग्रेगर रूम से बाहर होता है। जब ग्रेगर रूम से बाहर होता है तो उसका फादर उसको देखता है और उसका फादर उसके ऊपर जो एप्पल होते हैं ना, एप्पल मारना शुरू कर देता है। कितना इनह्यूमन जो है वो बिहेवियर दिखाया गया है कि वहाँ पे ग्रेगर इंसेक्ट बनने के बावजूद फीलिंग्स रख रहा है अपनी फैमिली के लिए, इमोशंस रख रहा है और थ्रू एंड थ्रू सोच रहा है कि फैमिली कैसे सफ़र कर पाएगी। और यहाँ पे फैमिली जो कि ह्यूमन है ऑलरेडी, वो उसको इंसेक्ट की तरह ही ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि अब वो उनके ऊपर बर्डन बन चुका हुआ है। अब वो उनको मज़ीद कमा के ला कर नहीं दे सकता, अब वो उनको मज़ीद खिला पिला नहीं सकता, तो फैमिली के लिए वो क्या है, वो बहुत बड़ा बर्डन बन चुका हुआ है। ठीक है, फादर उसको एप्पल मारता है, एप्पल मार मार के उसको जो उसकी बैक है वो क्या कर देता है, बैक को इंजर्ड कर देता है। ग्रेगर अब लंगड़ा के चलने लग पड़ता है और तकरीबन वो बेहोशी होने वाला होता है। तो उसकी जो मदर है ग्रेगर की, वो उसके फादर से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ अब आप मज़ीद ना मारे, इसको छोड़ दें, वो मर जाएगा। और इसके बाद सब चैप्टर 3 स्टार्ट होता है, जो कि लास्ट चैप्टर कंसिडर किया जाता है इस नोवेल का। इसके अंदर क्या है, ग्रेगर कंप्लीट बर्डन बन चुका है अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि अब वो इंजर्ड है। तो इसकी इंजरी की बेस पे फैमिली जो है इसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसके जो दरवाज़ा है उसको खुला छोड़ देती हैं ताकि ये अपनी फैमिली को उस दरवाजे के थ्रू देख सके। और अब एक और चीज़ जो कि नई चीज़ आई है वो क्या है, वो ये कि इन्होंने काम करना शुरू कर दिया फैमिली ने। जब पहले अकेला ग्रेगर सामसा काम करने वाला था तब फैमिली में कोई भी काम नहीं करता था, सारे एंजॉय करते थे और काम सिर्फ ग्रेगर करता था। अब क्योंकि ग्रेगर बर्डन बन चुका है फैमिली पे, तो सारी फैमिली ने काम करना शुरू कर दिया है। जो सिस्टर है उसने वो सेल्स गर्ल बन चुकी हुई है, ठीक है, और मदर है उसने स्टिचिंग शुरू कर दी हुई है, और फादर जो है उसका वो यूनिफॉर्म में रहता है हर टाइम, ठीक है, वो काम करता है। मदर, फादर, सिस्टर अगर पहले भी काम कर लेते तो शायद आज ग्रेगर सामसा एक वर्मिन, एक इंसेक्ट ना बनता। ठीक है, उन्होंने सारा बोझ ही उसके ऊपर डाल के रख दिया हुआ था। लेकिन अब ग्रेगर जो है वो क्या है, साइलेंट हो चुका हुआ है और अपने रूम में ही रहता है। और पहले जब ग्रेगर काम कर रहा था तो घर में मुलाजमा थी बकायदा और उसको पेमेंट दी जाती थी। ठीक है, सर्वेंट थी जिसको पे किया जाता था। अब क्या हुआ, जब पता लगा फैमिली को कि अब हालात इतने नहीं है और वो थक जाते हैं काम कर करके, तो उन्होंने वो मुलाजमा को, वो सर्वेंट को भी हटा दिया और उसकी बजाय एक बूढ़ी औरत है उसको घर की सफाई के लिए रख लिया। और कोई भी अब ग्रेगर की परवाह नहीं करता। ठीक है, ग्रेगर जो अपने रूम में रहता है और अपने रूम में नॉस्टैल्जिक होकर रहता है, अपने पास की मेमोरीज को सोचता रहता है। ठीक है, इसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि इसके घर वालों ने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है, कोई भी इसका ध्यान नहीं रखता। अब कभी कभार ग्रेटी जो है ना इसके कमरे में सफाई करती है बस, और इसकी खुराक का भी अब कोई खास ख्याल नहीं रखती। ठीक है, ये क्या आ गया, मेटामॉर्फोसिस आ गया सबके बिहेवियर के अंदर भी। जब इसकी वालदा ग्रेटी की गैर मौजूदगी में जब घर की सफाई करना शुरू करती है ना, तो घर में इस बात पे लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ घर में सफाई करने वाली औरत ग्रेगर को देखकर नफरत का इजहार नहीं करती, बल्कि वो इसके साथ ना हंसी मजाक करती है, जिसका वो हरगिज गुस्सा नहीं करता। अब घर में ना 3 लॉजर्स आए थे। अब जब 3 लॉजर्स आए थे ना, उनके लिए एक अपार्टमेंट के अंदर एक रूम खाली करना था, और उसके रूम को खाली करने के लिए जितना भी एक्सेस फर्नीचर था, जितना भी घर का सामान था, कूड़ा करकट था, सारा का सारा ग्रेगर के रूम में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से अब ग्रेगर के रूम के अंदर चलने फिरने में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। ठीक है, ज़्यादा स्पेस नहीं रही थी रूम के अंदर, और जो खाना पीना था उसने वो भी बिल्कुल छोड़ ही दिया था। इसके कमरे का दरवाज़ा ज़्यादा था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता था। ठीक है, ताकि जो लॉजर्स हैं, जो किरायादार हैं, इसको देखकर परेशान ना हो और घर ना छोड़ जाए। ग्रेगर इस बात का ख्याल नहीं रखता था
बल्कि जब भी ग्रेगर को मौका मिलता था ना, ग्रेगर अपने रूम से बाहर निकल आता था। दूसरी तरफ वो किरायादार जो है ना, ग्रेगर के वालिदैन से बहुत ज़्यादा खिदमत करवाते हैं, बड़ा ज़्यादा काम करवाते हैं अपना, ठीक है। और इसकी जो बहन ग्रेटी है वो ना वायलिन बजा रही होती है। जब वो वायलिन बजाती है ना, तो उसके बाद ये चीज़ ग्रेगर को बड़ी अपील करती है, क्योंकि ग्रेगर को अपनी सिस्टर का वायलिन बजाना बड़ा पसंद था। और जब ग्रेटी वायलिन बजा रही होती है तो ये किरायादार कहते हैं हमें भी बजा के सुनाओ। ग्रेटी जो है अपना जो एक्सरसाइज वगैरह कर रही होती है, काम कर रही होती है, सब कुछ छोड़ के इनके लिए वायलिन बजाना शुरू कर देती है कि वो किरायादार भी आके इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी ज़रूरत में है, इनको पैसा चाहिए इसीलिए। अच्छा, अब क्या होता है कि एक दफ़ा ना ग्रेटी वायलिन बजा रही थी, तो जो किरायादार थे वो जल्दी उकता गए कि बस कर दो, ठीक है। अब इस तरह का जो रवैया था ना, वो ग्रेटी को ना वायलिन बजाने से रोक देता था, लेकिन ग्रेटी को हर्ट भी होता था। दूसरी तरफ जो है ना, वो ग्रेगर इसकी जो म्यूज़िक थी उसकी तरफ खींचा चला आता था, उसको बहुत ज़्यादा पसंद था अपनी बहन का ये वायलिन बजाना। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि सारे इकट्ठे बैठे हुए थे और इसकी सिस्टर वायलिन बजा रही थी, और ग्रेगर जो अपने रूम से बाहर निकल आया। बाहर निकल के ना वो अपनी मतलब इस चीज़ को सोच रहा था कि मैं अपनी सिस्टर के लिए ये करता, मैं अपनी सिस्टर के लिए वो करता, मेरी सिस्टर वायलिन बजाने में इतनी अच्छी है, मैं चाहता था कि मैं अपनी सिस्टर को वायलिन के लिए कंजर्वेटरी में भेजूं, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना सारा कुछ सोचता है। अभी सब कुछ सोच ही रहा होता है, तो इसी दौरान जो किरायादार होते हैं उनकी नज़र पड़ जाती है ग्रेगर के ऊपर, और वो खौफ से चीखने लग पड़ते हैं, ऊँची ऊँची चीखें मारते हैं। और बाद में जो घर वाले हैं, घर वालों से कहते हैं वो किरायादार कि वो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, जितने दिन वो यहाँ रहे हैं इसका किराया भी नहीं देंगे, ठीक है। और वो किराया भी अदा नहीं करते। और अब इस मौका पे वो ग्रेटी जिसके लिए उसका भाई उसकी जान से भी प्यारा था, वो ग्रेटी जिसका भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो कहती है कि ही इज़ बर्डन नाउ। अब ये भाई बर्डन बन चुका है हमारे ऊपर, ठीक है। वो आगे बढ़ती है, अपने पेरेंट्स को कहती है कि अब नहीं, अब ग्रेगर से छुटकारा हासिल करना चाहिए, मुझे अब ग्रेगर के साथ नहीं रहना। और फाइनली इस चीज़ के लिए वो अपने पेरेंट्स को भी एग्री कर लेती है। दूसरी तरफ वो ग्रेगर से कहती है कि ग्रेगर, तुम्हारी बेस पे हम लोगों को किरायादारों के जाने की बेस वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है, माली तौर पर, फाइनेंशियली तौर पे हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उस ग्रेगर को कह रही है जिस ग्रेगर ने अपनी जान तक लगा दी इन फैमिली के लिए, ठीक है। और वो कहती है कि जो किरायादार छोड़ के चले गए हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे पे आती है। अगर तुम वाकई ग्रेगर हो ना, तो तुम्हें चाहिए कि हम पर मजीद बोझ ना बनो और खुद ब खुद हमें छोड़कर यहाँ से चले जाओ, और हमें अमन और सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने दो। फिर अचानक ये बात सुनने के बाद ग्रेगर को फिर से एहसास होता है कि इसके दिल के अंदर अभी भी मोहब्बत और नरमी के जज्बात बाकी हैं। वो समझता है कि ग्रेटी बिल्कुल ठीक कहती है, इसको गायब हो जाना चाहिए। वो अपने कमरे में वापस चला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब सूरज तुलू होता है, यानी कि जब सूरज निकलता है, सूरज के निकलने पर ही उसकी डेथ हो जाती है। ग्रेगर डेथ, ठीक है, ग्रेगर की डेथ हो गई, ग्रेगर मर गया, ठीक है। ग्रेगर के घर वाले बड़े खुश होते हैं, वो रिवील तो फील करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, उनको इसकी डेथ का थोड़ा सा अफसोस भी होता है। वो खुद तमाम काम से छुट्टी करके क्या करते हैं, तफरी के लिए, सैर के लिए निकल जाते हैं, ठीक है। और अब वो सुकून का सांस लेते हैं कि हमारे ऊपर मज़ीद एक बर्डन नहीं है। जब तक आप काम करते हो आप अच्छे हो, जब आप काम नहीं करते तो आप अपनी फैमिली के लिए क्या होते हो, एक बर्डन होते हो। और वो सोचते हैं कि अब हमारे ऊपर बर्डन नहीं है, अब हम लोग पीसफुली अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, और उनको अपना फ्यूचर अब बड़ा ब्राइट दिखाई देता है। उनके पेरेंट्स ये भी देते हैं कि जो बेटी है ना बड़ी हो गई है, और फैसला करते हैं कि इन्हें अब इसके लिए एक ना मतलब इसका हस्बैंड, इसका एक शोहर तलाश कर लेना चाहिए, इसकी शोहर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। आपने इस ट्रिप के बिल्कुल एंड पर वो सबसे पहले जो खड़ी होती है, कौन, ग्रेटी, ठीक है। जब ट्रिप एंड होता है सबसे पहले वही खड़ी होती है, वो सिस्टर जो भाई के बगैर रह नहीं सकती थी, अब वो कितनी खुश है, ठीक है। और अपने आप को स्ट्रेच करती है, और यहाँ पे जो नॉवल है उसकी एंडिंग हो जाती है। नॉवल की एंडिंग के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस नॉवल के अंदर हमने देखे, साथ साथ क्रिटिसिज्म करते हैं, वो थे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स के, साइको एनालिसिस के, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के, एग्जिस्टेंशियलिज्म के, अब्सर्डिज्म के, डिह्यूमनाइजेशन के, एडिपस कॉम्प्लेक्स के,
और जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर हमारे पास वो है ग्रेगर का करेक्टर, ग्रेगर साम्सा का। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंपैरिजन बिटवीन ग्रेगर साम्सा एंड ग्रेटी साम्सा, जिसके अंदर मेटामॉर्फोसिस की बात आ जाएगी कि एक फिजिकली मेटामॉर्फोसिस हुआ है एक के अंदर, तो दूसरी ट्रांसफॉर्म हो गई है मेंटली तौर पे, ठीक है, जिसके इमोशंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं और एक के इमोशंस सेम है लेकिन वो क्या है, वर्मिन बन चुका हुआ है, ठीक है। कीड़ा होकर इंसानों वाली सोच और जो इंसान है उनकी सोच क्या है, कीड़ों जैसी। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारा वो है वीडियो का एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आपका एक सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अल्लाह हाफिज़।